कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग मतलब बहुत आसानी से सफल हो जाते हैं और वहीं कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी संघर्ष ही करते रहते हैं? क्या ये सब सिर्फ किस्मत की बात है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? हाँ, ये सवाल तो मतलब हम सबको परेशान करता है और हम अक्सर इसका जवाब बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं। सही मौके नहीं मिले, हालात खराब थे या बस किस्मत ने साथ नहीं दिया। बिल्कुल। लेकिन आज जिन स्रोतों पर हम बात कर रहे हैं वो एक अलग ही कहानी बताते हैं। उनके मुताबिक ये किस्मत का खेल कम और हमारे अंदर छिपी हुई एक जबरदस्त शक्ति का खेल ज्यादा है। एक ऐसी शक्ति जो हमारी सोच और हमारे माइंडसेट से चलती है। हाँ, एक ऐसी शक्ति जिसका इस्तेमाल करना हमें स्कूल या कॉलेज में कभी सिखाया ही नहीं गया। आज की हमारी ये गहरी पड़ताल डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब मन के चमत्कार यानी मिरेकल्स ऑफ योर माइंड के विचारों पर आधारित है। ये वही लेखक हैं जिन्होंने दुनिया को द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जैसी बेहतरीन किताब दी है। तो आज का हमारा मकसद साफ है। हाँ, मन के दो हिस्सों को समझना, चेतन और अवचेतन, और ये जानना कि इस अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है। और ये भी कि कैसे हमारे अपने ही विचार अनजाने में हमारे सबसे बड़े दोस्त या सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। तो ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। हमारे मन का ये सबसे बड़ा रहस्य क्या है? स्रोत कहता है कि ये दो हिस्सों में काम करता है। सुनने में तो काफी सीधा लगता है, पर शायद इतना सीधा है नहीं, है ना? नहीं, ये बिल्कुल सीधा नहीं है और यहीं से मतलब सारी कहानी शुरू होती है। पहला हिस्सा है हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड। ये वो हिस्सा है जो तर्क करता है, विश्लेषण करता है, सोचता है और दिन प्रतिदिन के निर्णय लेता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो हमारा चेतन मन सक्रिय है। ये हमारे दिमाग का लॉजिकल हिस्सा है। मतलब ये वो हिस्सा है जिसे हम मैं समझते हैं, जो सोच रहा है, जो फैसले ले रहा है। बिल्कुल। लेकिन असली शक्ति दूसरे हिस्से में है, हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो सही और गलत, अच्छे और बुरे में भेद नहीं करता। एक मिनट, वो तर्क नहीं करता? तो फिर वो करता क्या है? उसका सिर्फ एक ही काम है, चेतन मन से बार बार मिलने वाले आदेशों, सुझावों और विश्वासों को सच मानकर उन्हें हकीकत में बदलना, चाहे वो आदेश हमारे लिए अच्छे हों या बुरे। तो मतलब वो एक बहुत शक्तिशाली लेकिन अंधा नौकर है जो बस हुक्म मानता है, ये देखे बिना कि हुक्म देने वाला समझदार है या नहीं। क्या खूब कहा, अंधा नौकर। ये एकदम सही शब्द है। वो बस दिए गए ब्लूप्रिंट पर काम करता है और वो ब्लूप्रिंट उसे हमारे चेतन मन की सोच से मिलता है। अच्छा, तो ये चेतन और अवचेतन मन का रिश्ता एक टीम जैसा है। इसको आसानी से समझने के लिए स्रोत में कोई उदाहरण है क्या? हाँ, और ये एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है, जहाज और कप्तान का। कल्पना कीजिए कि आपका पूरा जीवन एक विशाल जहाज है। ठीक है। दूरबीन से देख रहा है, नक्शे पढ़ रहा है। और ये तय कर रहा है कि जहाज को किस दिशा में जाना है। ठीक है, कप्तान यानी हमारा चेतन मन जो सारे फैसले ले रहा है। ये तो समझ आया। अब उस जहाज के इंजन रूम में काम कर रहे कर्मचारियों की कल्पना कीजिए। ये आपका अवचेतन मन है। उन्हें ये नहीं पता कि जहाज कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है या मंजिल क्या है। उन्हें नक्शों की कोई समझ नहीं है। अच्छा, तो ये वो लोग हैं जो बस चुपचाप काम कर रहे हैं, जिन्हें मंजिल की कोई परवाह नहीं। उन्हें बस कप्तान से ऑर्डर चाहिए। बिल्कुल। और इसीलिए अगर कप्तान कहता है इंजन तेज चलाओ तो वे तेज चलाते हैं। अगर वो कहता है बाएं मोड़ो तो वे जहाज को बाएं मोड़ देते हैं। वे कभी सवाल नहीं करते कि कप्तान साहब, क्या आपको यकीन है ये रास्ता तो खतरनाक लग रहा है। ये सुनने में थोड़ा डरावना भी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अनजाने में ही अपनी जिंदगी को मुश्किल बना सकते हैं, सिर्फ अपनी रोजमर्रा की चिंताओं की वजह से। हाँ, अगर हमारा कप्तान मतलब चेतन मन घबराया हुआ है और बार बार सोच रहा है हम डूब जाएंगे, आगे चट्टान है, तो वो इंजन रूम में यही संदेश भेज रहा है। हाँ, और इंजन रूम के कर्मचारी यानी अवचेतन मन उस आदेश का पालन करेगा और जहाज को चट्टान की तरफ ही ले जाएगा। यही सबसे जरूरी बात है। जब हम खुद को बार बार कहते हैं मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, या पैसा तो मेरे पास कभी टिकता ही नहीं, तो हमारा कप्तान दरअसल इंजन रूम में यही संदेश भेज रहा होता है। और अवचेतन मन कहता है ठीक है, आपका आदेश सिर आंखों पर। और फिर वो वैसी ही परिस्थितियां बनाने लगता है जिससे हमारी ये बात सच साबित हो जाए। मतलब हम अक्सर बाहरी दुनिया को दोष देते रहते हैं,
लेकिन असली गड़बड़ी तो हमारे अपने जहाज के ब्रिज पर हो रही होती है। कप्तानी गलत आदेश दिए जा रहा है। सही पकड़ा। और ये हमें हमारे जीवन की दिशा के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार बना देता है। यहाँ स्रोत में एक और दिलचस्प बात सामने आती है जो इसी आइडिया को और गहरा करती है कि हमारे विचार असल में बीज की तरह हैं। तो कप्तान सिर्फ आदेश ही नहीं दे रहा, वो जहाज पर बागबानी भी कर रहा है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक बहुत ही उपजाऊ जमीन की तरह है। इस जमीन को कोई परवाह नहीं है कि आप उसमें क्या बो रहे हैं, गुलाब के बीज या जहरीले पौधे के बीज। वो बस पूरी ईमानदारी से उसे उगाएगी। वो भेदभाव नहीं करती, सिर्फ पोषण देती है। तो अगर हम अपने मन की जमीन में लगातार डर, शक और असफलता के बीज बोएंगे तो हमें डर और निराशा से भरी जिंदगी की फसल ही मिलेगी। बिल्कुल। और अगर आत्मविश्वास और सफलता के बीज बोएंगे तो जिंदगी में वही चीजें बढ़ेंगी। सही बात है। नकारात्मकता से सिर्फ और समस्याएं पैदा होती हैं, जबकि एक सकारात्मक सोच समाधान के रास्ते खोलती है। इसीलिए अपने विचारों का पहरेदार बनना बहुत जरूरी है। हमें अपने मन का माली बनना होगा। ये देखना होगा कि कौन से विचार हमारे लक्ष्य की तरफ ले जा रहे हैं और कौन से जंगली पौधे हैं जिन्हें उखाड़ फेंकना जरूरी है। अब यहाँ कुछ ऐसा है जो शायद सुनने में अविश्वसनीय लगे। क्या हमारा मन हमारे शरीर की बीमारियों को भी ठीक कर सकता है? स्रोत तो इस पर बहुत जोर देता है। और ये इस किताब का सबसे चौंकाने वाला लेकिन सबसे तार्किक हिस्सा है। जरा सोचिए, जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं तब भी हमारा दिल धड़क रहा होता है, हमारी सांसें चल रही होती हैं, हमारा खाना पच रहा होता है और शरीर में लगी कोई चोट या घाव भर रहा होता है। ये सब कौन कर रहा है? हमारा चेतन मन तो सो रहा है। तो जाहिर है ये हमारा अवचेतन मन ही कर रहा होगा। वो अंधा नौकर शरीर को चलाना भी जानता है। बिल्कुल। अब चेतन मन हमारे शरीर की सभी जरूरी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। मूल सिद्धांत ये है कि जिस शक्ति ने हमारे शरीर को बनाया है, जो अरबों कोशिकाओं को बनाना और चलाना जानती है, वही शक्ति इसे ठीक भी कर सकती है। उसके पास शरीर का मूल ब्लूप्रिंट है, एक आदर्श स्वास्थ्य की तस्वीर। लेकिन क्या ये कहना थोड़ा ज्यादा सरलीकरण नहीं होगा? आधुनिक चिकित्सा और दवाइयों का भी तो एक बहुत बड़ा रोल है। स्रोत इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बिठाता है? क्या वो ये कह रहा है कि हमें डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहिए? ये बहुत जरूरी सवाल है। नहीं, स्रोत ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। वो आधुनिक चिकित्सा का सम्मान करता है। यहाँ विचार ये है कि दवाइयाँ और सर्जरी बाहरी मदद हैं, लेकिन असली और गहरी हीलिंग अंदर से होती है। समस्या तब होती है जब हम अपने चेतन मन से उस उपचार प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। बाधा कैसे डालते हैं? हम लगातार बीमारी और उसके लक्षणों के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, डरते हैं। हम अपने अवचेतन मन को लगातार ये संदेश भेजते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं कमजोर हूँ, ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। और जैसा हमने पहले बात की, अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो इसे एक आदेश की तरह लेता है और शरीर में वैसी ही स्थितियां बनाए रखता है। तो इसका समाधान क्या है? डॉक्टर के पास भी जाएं और साथ में अपने मन पर भी काम करें? हाँ, यही संतुलन है। स्रोत कहता है कि बीमारी की चर्चा करने के बजाय सेहत की कल्पना करें। सोने से ठीक पहले का समय बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि तब हमारा चेतन मन शांत होने लगता है और अवचेतन मन के दरवाजे खुल जाते हैं। उस समय ये कल्पना करें और महसूस करें कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अपने शरीर को ऊर्जावान और मजबूत महसूस करें। बीमारी के बारे में नहीं, बल्कि उत्तम स्वास्थ्य की भावना पर ध्यान केंद्रित करें। ये उस अंदरूनी उपचार शक्ति को सही दिशा में काम करने का निर्देश देने जैसा है। ये आदतों वाली बात तो समझ आई, लेकिन शायद हमारी सबसे गहरी आदतें तो लोगों के प्रति हमारी सोच में होती हैं। जिस तरह हम डर के बारे में सोचते हैं या पैसे के बारे में या अपनी किसी बुरी आदत के बारे में, ये सब तो एक पैटर्न बन जाता है। क्या ये सिद्धांत इन क्षेत्रों में भी काम करता है? हाँ, और स्रोत इन व्यवहारिक समस्याओं पर बहुत स्पष्ट निर्देश देता है। डर से शुरू करते हैं। डर की परिभाषा बहुत ही अनोखी है। डर और कुछ नहीं, बस हमारी कल्पना का गलत इस्तेमाल है। जब हम चिंता करते हैं तो हम अपने दिमाग में एक ऐसी फिल्म चला रहे होते हैं जिसका अंत हम खुद ही बहुत खराब लिख रहे होते हैं। और क्योंकि अवचेतन मन कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता, वो उस डर को सच मानने लगता है। और शरीर में भी वैसी ही प्रतिक्रिया होती है, दिल तेज धड़कना, पसीना आना। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि डर से लड़ना नहीं है,
आप अंधेरे से लड़ नहीं सकते, आपको बस रोशनी जलानी होती है। इसी तरह डर के विचार को जबरदस्ती हटाने की कोशिश करने के बजाय उसे एक सकारात्मक और शक्तिशाली विचार से बदल देना है। उस परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना है, न कि उस पर जिससे आप डरते हैं। और पैसे के बारे में तो स्रोत में एक बहुत सीधी और थोड़ी कड़वी बात कही गई है। हाँ, और ये बात कई लोगों को असहज कर सकती है। किताब कहती है कि गरीबी कोई पुण्य या महानता की निशानी नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक बीमारी या स्थिति है। ये एक मानसिकता है। ये मानसिक बीमारी शब्द आज के समय में थोड़ा कठोर लग सकता है। क्या स्रोत का मतलब ये है कि बाहरी सामाजिक आर्थिक कारक जैसे नौकरी की कमी या असमानता कोई मायने नहीं रखती, या ये कि उन कारकों के बावजूद हमारी मानसिकता सबसे ज्यादा मायने रखती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत बाहरी कारकों को नकार नहीं रहा है, लेकिन उसका जोर इस बात पर है कि उन बाहरी कारकों पर हमारी प्रतिक्रिया हमारी अपनी मानसिकता से तय होती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान लगातार पैसे से नफरत करता है, ये मानता है कि पैसा सारी बुराइयों की जड़ है, या अमीर लोगों से जलता है, तो वो अनजाने में अपने अवचेतन मन को ये संदेश दे रहा है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, ये बुरी चीज है, इसे मुझसे दूर रखो। और अवचेतन मन, जो एक वफादार नौकर है, उस आदेश का पालन करता है और समृद्धि के रास्ते बंद कर देता है। सही बात है। स्रोत कहता है कि पैसे को सम्मान देना जरूरी है, उसे जीवन में एक जरूरी साधन के तौर पर देखना चाहिए, जो हमें और दूसरों को मदद करने की आज़ादी देता है। जब हम समृद्धि के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो हम उसके लिए रास्ते खोलते हैं। ये पैसे की पूजा करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसके प्रति एक स्वस्थ और सकारात्मक रवैया रखने के बारे में है। तो फिर बुरी आदतों का क्या? उन्हें कैसे छोड़ा जाए? ज्यादातर लोग तो सिर्फ इच्छा शक्ति या विल पावर से लड़ते हैं और अक्सर हार जाते हैं। स्रोत कहता है कि ये तरीका ही गलत है। लड़कर नहीं, कल्पना से। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अक्सर लोग अपनी बुरी आदतों के लिए खुद को कोसते हैं, खुद से नफरत करते हैं, जिससे वे उस आदत के विचार को अपने मन में और मजबूत कर देते हैं। स्रोत का तरीका अलग है। वो कहता है कि खुद को कोसने के बजाय शांति से बैठें और उस इंसान की तस्वीर अपने मन में बनाएं जो आप बनना चाहते हैं, एक आजाद और स्वस्थ व्यक्ति। मतलब उस भावना को महसूस करना है जो आदत छूटने के बाद मिलेगी। जैसे सिगरेट छोड़ने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति ये महसूस करे कि उसके फेफड़े कितने साफ हैं, उसकी सांसें कितनी ताज़ा हैं। बिल्कुल उस आज़ादी और खुशी को महसूस कीजिए। जब आपका अवचेतन मन उस नई आज़ाद छवि को आपकी असली सच्चाई के रूप में स्वीकार कर लेता है, तो पुरानी आदत को बनाए रखने की ज़बरदस्ती वाली इच्छा अपने आप खत्म हो जाती है। पुरानी आदतें खुद ब खुद छूट जाती हैं, क्योंकि अब वो आपकी नई पहचान से मेल नहीं खाती। ये आदतों वाली बात मुझे सीधे रिश्तों पे ले जाती है। शायद हमारी सबसे गहरी आदतें तो लोगों के प्रति हमारी सोच में ही होती हैं। जिस तरह हम अपने परिवार या सहकर्मियों के बारे में सोचते हैं, वो भी तो एक पैटर्न बन जाता है। क्या ये सिद्धांत वहां भी काम करता है? ये एक बेहतरीन कनेक्शन है। और हाँ, ये सिद्धांत रिश्तों पर भी पूरी तरह से लागू होता है। डॉक्टर मर्फी का कहना है कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम दूसरे इंसान को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी तरह सोचें और बर्ताव करें, जो कि लगभग असंभव है। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या बस चुपचाप सब कुछ सहते रहें? ना है। जब हम किसी के बारे में मन में लगातार गुस्सा, नाराजगी या आलोचना रखते हैं, तो हम एक नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं और रिश्ते और खराब होते हैं। इसके बजाय जब हम मन ही मन में उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं, उनकी अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ऊर्जा बदलती है और अक्सर उनका व्यवहार भी हमारे प्रति बदलने लगता है। ये सुनने में थोड़ा जादुई लगता है। क्या ये वाकई काम करता है? ये ऊर्जा के स्तर पर काम करता है। आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं को समझता है। जब आप शांति और सद्भावना महसूस करते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करने का तरीका, सब कुछ बदल जाता है और लोग उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। और इसमें माफी का भी बहुत बड़ा रोल है। हाँ, स्रोत कहता है कि माफ करना किसी दूसरे पर किया गया एहसान नहीं है। बिल्कुल, ये अपने मन की शांति के लिए खुद को दिया गया एक उपहार है। किसी के प्रति नाराजगी पालकर रखना वैसा ही है जैसे जहर खुद पीकर ये उम्मीद करना कि सामने वाला मरेगा।
माफ करके हम उस भारी बोझ को अपने मन से उतार देते हैं और अपनी ऊर्जा को आजाद करते हैं। तो इन सभी बातों का क्या मतलब है? अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ देखें तो इसका सार ये निकलता है कि हमारा जीवन कोई संयोग नहीं है। ऐसा नहीं कि चीजें बस हमारे साथ हो रही हैं। ये तो हमारे विचारों, हमारे गहरे विश्वासों और हमारी भावनाओं का ही एक आईना है, एक प्रतिबिंब है। बिल्कुल। असल में असली काम बाहर की दुनिया में किसी चीज को बदलने का नहीं है, बल्कि हमारे अंदर है, हमारे मन के बगीचे में है। अगर हम अपने मन के माली बन जाएं और बहुत ध्यान से ये चुनना सीख लें कि हमें कौन से विचारों के बीज बोने हैं और कौन से जंगली पौधों को उखाड़ फेंकना है, तो हम अपने भविष्य को, अपनी हकीकत को खुद डिजाइन कर सकते हैं। ये शक्ति हम सबके अंदर मौजूद है, बस उसे इस्तेमाल करना सीखना है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और उम्मीद देने वाला विचार है। ये हमें अपनी जिंदगी का नियंत्रण वापस अपने हाथों में लेने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, ये हमें ड्राइवर की सीट पर वापस बिठाता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है। स्रोत हमें ये तो बताता है कि हमें क्या सोचना चाहिए, सकारात्मक, सेहतमंद, समृद्ध विचार। लेकिन शायद असली पहला कदम ये देखना है कि हम असल में कैसे सोचते हैं। तो सुनने वालों के लिए एक विचार ये है, आज एक ऐसा कौन सा विचार है जो आपके मन में दिन भर दोहराया जा रहा है और अनजाने में आपके जहाज का कप्तान बना हुआ है? और क्या वो आपको वाकई उस मंजिल की ओर ले जा रहा है जहां आप पहुंचना चाहते हैं?